नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और बात करें कि अगर किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स आता है और आप इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, यानी करंट अफेयर्स की सारी समस्याओं का हल आपको इस क्लास से मिलने वाला है। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी साथी। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मां सरस्वती, राधे राधे, हर हर महादेव। आ जाएंगे भैया। जय भीम है भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। चलो, तो अगर मैं बात करूं चलो आ जाओ फटाफट से एक बार जल्दी से। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि कल मैंने जो क्लास कराई थी है ना, तो उसमें क्या हुआ, मैंने बाद में जो कमेंट्स देखे कि सर इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो मतलब अगर मैं बात करूं कल की क्लास के बारे में तो भैया वो आपके बिल्कुल जैसा पैटर्न पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि अब इनमें से कोई नहीं भी आंसर होता है, ठीक है। एक होता है कि मतलब उत्तर अनुत्तरित प्रश्न, ये भी आपके ऑप्शन में मिलता है, और कथन वाले। तो अगर मैं बात करूं कि आपको दिक्कतें जो हुई उनको आप थोड़ा सा अगर देखेंगे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है। अभी आप देखना कल का जो मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें आप देखना आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि ऑप्शन देखा और फट से मार दिया, ठीक है। तो उन चीजों से मैं आपको मतलब दूर कर रहा हूं कि मतलब आपने बिल्कुल एक होता है ना कि ऑप्शन देखा है, ऑप्शन रटा हुआ है, ठीक है। तो उससे मैं आपको दूर कर रहा हूं। फिर भी मैंने आज कुछ और चेंजेस किए हैं, मतलब जिससे आप सभी को कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार क्लास को देखना और फिर बताना कि हाँ अब सब कुछ ठीक है कि नहीं है, मतलब कुछ चेंज वगैरह नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं वाले के ऑप्शन को मैंने कम कर दिए हैं। कल तो बहुत ज्यादा थे, अब तो कम है, फिलहाल कम क्या ना के बराबर ही है। लेकिन आज आप क्लास को देखना और फिर बताना कि हाँ भैया कल से आज बहुत बढ़िया, अब इसी तरह से प्रॉपर चलते रहे। क्योंकि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, स्टेटमेंट एज इट इज है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब भावनात्मक ना हो और आप पढ़ने की दृष्टिकोण से आए हैं कि हाँ कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा और बिल्कुल पेपर के ओरिएंटेड मिलेगा, तो बिल्कुल आप एकदम हिसाब से रहिएगा, ठीक है। और देखिएगा और आप अपने आप खुद को जिस करिए हाँ ठीक है भैया सब कुछ बेहतर, ठीक है। चलो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करेंगे भैया आज की क्लास को। सबसे पहले हमने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क क्या था। होमवर्क आपने मुझसे मैंने पूछा था स्टेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो एक अदना सा क्वेश्चन है। आपने कई बार जब मैच खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा तो कहा होगा और ये स्टेट ड्राइव है ना, 4 रन। तो आपका स्टेट ड्राइव किससे है, आपका क्रिकेट से संबंधित स्टेट ड्राइव, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है आपका, ठीक है। अब मैं बात करूं 6 जनवरी 2025 का 26 का रिवीजन है ना, 6 जनवरी 2000। देखो अब हमने क्या किया है, इसको ऑप्शन में ही ले दिया, ठीक है। मतलब क्या था कि मान लो अगर इसमें से आप लिखोगे तो दिक्कतें आएंगी कथन वाले में, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप इसको ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो पूछा इस्पात और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लगाया। तो आप साथी कहेंगे भैया इसमें दिक्कत आ रही, कुछ दिक्कत नहीं आ रही, इसमें मारो टिक, ठीक है। और सही आंसर क्या है आपका, सही आप यूरोपियन यूनियन है, बस खत्म कहानी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो तुम्हें चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। बस तुम्हें इसको क्यों याद रखना है, तुम्हें याद रखना है जो तुम्हारा सही है, यूरोपियन यूनियन, बस खत्म कहानी, ठीक है। चलो अगला बताओ, चीन ने एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, यह सही कथन इसके बारे में चुनना है आपको, बताओ। तो हमने आपको बताया था कि सही कथन क्या चुनना था भैया, इसे लगभग 6 मैक की गति को, यानी ये वाला भी सही है। इसका परीक्षण चीन के टाइप 05 विध्वंसक से किया, जी भैया ये भी सही है। यह YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, जी भैया ये भी सही है। इसका प्रक्षेपण पश्चिमी प्रांत में एक लाइव फायर ढल के दौरान किया गया, तो भैया ये भी सही है। यानी क्या सही होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। बस क्या ही दिक्कत है, समझोगे तो सारी चीजें आसान है, ठीक है। और अगर अपने माइंड को खुद ये बना लोगे कि नहीं ये टफ है तो फिर वो चीजें टफ और लगेंगी, ठीक है। चलो आगे देखो, 52वां G7 सम्मेलन, आपको कुछ याद ही नहीं रखना, आपको याद रखना ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में होगा, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो फ्रांस इनमें से तो है नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन लगा दो, बस खत्म है। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत हो रही है तो समझो, आप अगर समझोगे तो सब कुछ आपके लिए है भैया, ठीक है। इसमें तुम सोचो कि मेरा कुछ फायदा है तो मेरा कोई फायदा नहीं है, हमें आपको ठीक है पैटर्न के अनुसार पढ़ाना होता है, तो उस प्रकार की चीजों को हम करते हैं। चलो फिर पूछा लॉन्च किया गया सांख्यिकी क्या है, ठीक है। तो सांख्यिकी इनमें से क्या था, सांख्यिकी देखो इसमें कहां पर शुभंकर का नाम आ रहा है, तो शुभंकर ये है, तो बस खत्म कहानी, ठीक है। क्या है यह भैया, एक शुभंकर है, किसका, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर, बस ओके। अगला बताओ, अगला है गान नगाई उत्सव, ठीक है, गान नगाई, ठीक है। गान नगाई कहां पर मनाते हैं भैया बताओ,
गान नगाई, तो गान नगाई आपका मणिपुर में मनाते हैं, ठीक है, कहां पर, मणिपुर में मनाते हैं। कहीं कहीं पर भैया नागालैंड, मतलब ये आपका मणिपुर नागालैंड, इनमें तो मणिपुर भी मिलता है, नागालैंड भी मिलता है, तो कहीं कहीं एग्जामिनर इसको नागालैंड मानते हैं, लेकिन ऑपर से बात करें तो मणिपुर भी इसका सही आंसर होता है, मणिपुर आपका इसका सही आंसर होता है भैया। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी, इसके बारे में सही कथन आपको बताना है। तो क्या ये दिल्ली और मुंबई के बीच चलेगी? नहीं भैया। ये क्या ये दिन के समय चलेगी? नहीं भैया। इसे गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू करेंगे? जी भैया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या चेन्नई और बेंगलुरु? नहीं भैया। क्या इनमें से कोई नहीं? नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया ना, आप इन चीजों को अपनी अगर आदत में लाएंगे तो बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य विकसित करने की मंजूरी दी गई, इसके बारे में एक सही कथन आपको बताना है कैमूर के बारे में, ठीक है। तो 1980 में एक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था? जी नहीं। वह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा? तो जी भैया, ये बिल्कुल सही होगा। यह बिहार का पहला अभ्यारण्य होगा? तो पहला नहीं होगा इसका, ठीक है, पहला नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यह बिहार का सबसे छोटा है, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? यह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा, ठीक है, राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा, ठीक है। पहला कौन सा है बताएंगे भैया? पहला कौन सा है बताओ फटाफट से? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ना, एनटीसीए के नवीनतम डेटा के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में कुल 38 बाघों की मौत हुई, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई, बिल्कुल सही है। वर्ष में भी 166 बाघों, बिल्कुल सही, यही सबसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, WHO ने भैया फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में योगदान के लिए किस स्थान पर है? आपको बताया गया था कि भारत इसमें जो है वो 8th प्लेस पर, किस पर है? 8th प्लेस पर है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है बताओ मुझे, है ना, बताओ मुझे। अगला, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, ठीक है। देखो, एक जगह पर तो ये है कि भैया इसको 150.8 मिलियन चावल इसने किया है, और एक है आपका 195, तो एक ही तो सही होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही होंगे आपके, ठीक है, बाकी सारे सही होंगे, यानी 3 सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। बताओ आप। पहली बुलेट ट्रेन के संचालन के संबंध में सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बुलेट ट्रेन ये कहां से कहां तक चलेगी बताओ? तो पहली बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, ठीक है। कहां पर? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी, बस कहानी, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में से किसने अपनी पहली खेल नीति को शुभारंभ किया है? तो पहली खेल नीति किसने शुभारंभ करी? तो आप कहेंगे पहली जो खेल नीति है वो लद्दाख ने शुभारंभ करी, किसने? लद्दाख ने भैया शुभारंभ करी थी, ठीक है। बस खत्म आंसर, इसमें से कोई नहीं होगा, बस, है ना। बच्चों ने कहा कि आप इस तरह नहीं पढ़ाइए, नहीं तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया देखो, मैं बताऊं आपको, पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, जहां आपको मिलेगा आप वहां पढ़ोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि आप हमको कह रहे हो कि सही से पढ़ाइए उस तरह से, नहीं तो हम दूसरी जगह पढ़ लेंगे, तो वो आपकी मतलब स्वेच्छा है, वो आपका मन है, ठीक है, तो वो आपका मन है, ठीक है, आप उसके लिए मतलब खुद उत्तरदायी होंगे, उसमें मतलब ना मेरा जोर चलता है ना किसी का जोर चलता है, वो आपका मन है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कमेंट्स देखे, मैंने कहा यार मतलब क्या ही है ठीक है, तो मतलब यार क्या मतलब है ना, तो वो तो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने आपातकाल की घोषणा करी है, कहाँ के हैं भैया डेनियल नोबोआ? अगर मैं बात करूं तो इक्वाडोर के हैं, कहाँ के हैं? इक्वाडोर के हैं आपके, ठीक है, इक्वाडोर के हैं आपके लेकिन फिर जब पेपर में जाओगे तो फिर यही कहोगे कि यार मतलब ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला किया था? ये किया था इन्होंने किस पे? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के थ्रू। किसके थ्रू? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अच्छा, तुम देखो, कल से आज की अपेक्षा में तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, ठीक है, तो ये चीजें तुम्हारे लॉन्ग टर्म तुम्हें याद रहेंगी भैया, ठीक है, समझा करो मेरी भावनाओं को। रानी वेलु नाचियार की जयंती मनाई गई, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो रानी वेलु नाचियार आपकी कहां से थी? आप कहेंगे भैया तमिलनाडु से थी। कहां से थी? तमिलनाडु से थी। तो इसमें से तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। और बताओ, कौन सा शहर देश का पहला पूरी तरह से स्लम मुक्त शहर बनने जा रहा है? स्लम मुक्त कौन है भैया? आप कहेंगे ये बनने जा रहा है सूरत, है ना, सूरत है आपका, सूरत है स्लम मुक्त, ठीक है। अब सूरत तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बस करते रहो। अगर आपको सही आंसर पता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो
पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है बताइए। पटना, तो पटना के भैया कौन है आप कहेंगे, इसमें से बने हैं कौन, संगम साहू, संगम कुमार साहू बने हैं, कौन है, संगम कुमार साहू बने हैं, ठीक है, संगम कुमार साहू बने हैं, तो इनमें से तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। बस करते रहिए आंसर। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपका असम है, कौन है, असम है आपका, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बताओ। कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट कौन सी बनी है, यह डंक रहित मधुमक्खी है, कौन है, डंक रहित मधुमक्खी, डंक रहित मधुमक्खी, ठीक है, डंक रहित मधुमक्खी, ये आपका सही हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। किस राज्य ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे का साइबर हमलों से बचाने के लिए कोर कमेटी के टास्क फोर्स का गठन किया है, बताएंगे। एक कोर कमेटी टास्क फोर्स का गठन किसने किया, तो आप कहेंगे ये किया है गुजरात ने। ठीक है, तो ये आपका आज का रिवीजन था। अब ईमानदारी से बताना आपका आज के रिवीजन में जो स्कोर है वो 20 बटे क्या रहा, 20 में क्या रहा बताइए, बताओ, फिर चलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, बताओ 20 में आपका स्कोर क्या रहा। आपको थोड़ा सा भी अगर बेहतर लगा हो तो जरूर थम्स अप करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आया ना। ओके, स्लम का मतलब होता है जितने भी झुग्गी झोपड़ी और जो भी आपका ये क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको मतलब मुक्त कर देना, स्लम्स ना, स्लम्स में रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में। ठीक है, चल तो शुरू करते दोस्त पहली क्लास के लिए। आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का 7 जनवरी 2026 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। किस देश के खिलाड़ी हैं, नाम है इनका उस्मान ख्वाजा, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, बताएंगे। उस्मान ख्वाजा किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आप अगर क्रिकेट थोड़ा सा भी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो उस्मान ख्वाजा हैं वो किस मतलब देश से क्रिकेट को खेलते हैं, बताएंगे, है ना, किस देश से क्रिकेट खेलते हैं। तो आप कहेंगे जो पाकिस्तान नहीं है भैया, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है भैया कैनबरा, क्या है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं उस्मान ख्वाजा। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया के भैया बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी लेफ्ट आर्म हैं उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने सिडनी में 4 जनवरी से शुरू हो रहे एसएच सीरीज, इनके बीच एसएच सीरीज होती है। ठीक है, एसएच का 5वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। ठीक है, एसएच जो श्रृंखला होती है वो होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इनका जो एसएच का 5वां होगा, ठीक है, वो इनका आखिरी मुकाबला होगा। 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मतलब समझो डेब्यू किया था इन्होंने, डेब्यू किया था। उन्होंने सभी प्रारूपों में 8000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, 87, ये सब ठीक है इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आप देखो अगर कोई विदेशी खिलाड़ी है तो उससे ये पूछता है कि मतलब ये किस देश के हैं, और अगर कोई इंडियन है तो उसके रिकॉर्ड भी पूछते हैं। ठीक है, उसके रिकॉर्ड भी पूछा जाता है। ठीक है भैया, नोटिफिकेशन नहीं आती फिर भी आपको सुबह 6 बजे आ जाना है। ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हैं हम। ठीक है, अलार्म लगाओ बढ़िया से 5:55 5:50 का और फटाक से हाजिर हो जाओ। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन का इंतजार मत किया करो। ठीक है, वह ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर और पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मूल के पहले और पहले मुस्लिम क्रिकेटर भी थे आपके। ठीक है, हाँ जी, हाँ, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बताओ किस पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी ने, है ना, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो वो कौन है, उस्मान ख्वाजा है आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है आपको। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है, आपसे ये पूछा है, बताएंगे। मनोज कोठारी, क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड, टेनिस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे कहेंगे इनमें से कोई नहीं, तो नो, इनमें से कोई नहीं, अभी होगा आंसर इसका बिलियर्ड्स। क्या होगा, बिलियर्ड्स इसका आंसर होगा। ठीक है, बिलियर्ड्स इसका आंसर होगा। नाम क्या है, मनोज कोठारी। ठीक है, बिलियर्ड्स क्या होता है, यहां पर आप देख पाएंगे, आप टेबल एक सजी होती है, बॉल्स रखी होती है, डंडा होता है, उस डंडे से उस मतलब बॉल के होल में डाली जाती है। ठीक है, चलो तो मनोज कोठारी हैं भैया आपके, पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन है मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, उन्होंने 1990 में भैया क्या जीता, IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती थी और राष्ट्रीय मुख्य कोच के रूप में कार्य किया था। उनके पुत्र सौरभ भी पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन हैं, उन्होंने 2025 में यह खिताब जीता था। सौरभ कोठारी का नाम आपने सुना है, नहीं सुना? सौरभ कोठारी, मनोज कोठारी उनके पिताजी हैं सौरभ कोठारी के। ठीक है, सौरभ कोठारी के पिताजी हैं मनोज कोठारी। क्लियर है? ओके, तो कोठारी शब्द आपको याद है? ठीक है, कोठारी। चल आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, पर्यावरण मंत्रालय ने कलाई 2, कौन सा, कलाई
टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सही कथन आपको चुनना है, ठीक है, स्टेटमेंट आपको चुनना है। यह परियोजना लोहित नदी पर बनाई जाएगी। इस परियोजना की क्षमता 14,000 मेगावाट है। यह परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी। यह परियोजना असम में बनाई जाएगी। आपको बताना है, तो आप कहेंगे यह परियोजना जो है ना वह लोहित नदी पर बनाई जाएगी। किस पर बनेगी? यह लोहित नदी पर बनाई जाएगी। कौन सी भैया परियोजना है? परियोजना का नाम है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। कहां पर यह बनाई जाएगी? लोहित नदी पर। पढ़ेंगे इसके बारे में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने चीन सीमा के करीब स्थित अरुणाचल प्रदेश के अजाओ में लोहित नदी पर 1200 मेगावाट, देखो यहां पर कितने मेगावाट बताया था? 1400। तो 1400 नहीं है, कितनी है? 1200 मेगावाट है। कितनी है? 1200 मेगावाट है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीजें। और आप अगर इस क्वेश्चन को कहो कि भैया इसे बदल दो, नहीं बदलेंगे। क्यों? ये भैया डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बिहाफ में पूछे गए हैं परीक्षा में। बात समझ रहे हो ना? तो ये तो ऐसे ही रहेंगे बाबूजी। थोड़ा सा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। कारण मैंने आपको बता दिया है, ये सब आपके लिए है, ये सब कुछ आपके लिए है बॉस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, मेरे साथ में। देखो 1200 मेगावाट की भैया कलाई 2 पन बिजली परियोजना है, ठीक है। बात करें कितना पैसा आवंटित हुआ इसके लिए, कितना पैसा आवंटित हुआ है? 14,176.26 करोड़ रुपए। ये भी आप याद रखेंगे। कितना पैसा? 14,176.26 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। और इस परियोजना के लिए भैया 869 हेक्टेयर वन भूमि को भैया क्या किया गया? डाइवर्ट किया। कितनी भैया? 869 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। यह लोहित नदी पर एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसे THDC इंडिया के द्वारा विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे बाद में, ठीक है। देखो लोहित पूर्वी तिब्बत में तिरप फांसी वर्तमाला, क्या है? तिरप फांसी पर्वतमाला से निकलती है और अरुणाचल के भैया किबिथो क्षेत्र में माध्यम से, किबिथो क्षेत्र के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि परियोजना के पर्यावरण मूल्यांकन ने क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पेट वाले बगुले की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है, जो आपका एक सफेद पेट वाला बगुला है उसकी उपस्थिति को इन्होंने कहा कि यहां पर नहीं होते, ये उपस्थिति को भैया जी नजरअंदाज कर दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ठीक है, वैकपोस्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था, जो इस तरह के अध्ययनों के लिए मान्यता प्राप्त एक सरकारी उद्यम है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कलाई 2 पॉइंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी गई है और इसके बारे में सही कथन आपको बताना था। तो इनमें से सही कथन क्या था? ना ये ब्रह्मपुत्र पर है, ना ये असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी पर बनाई जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही था, ठीक है। तो ये बारे में आपको मैंने बताया। कितनी है भैया? 1200 मेगावाट है, 14,176.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है और 869 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट किया जाएगा इसके कारण, ठीक है। तो आप इसके बारे में इतनी जानकारी आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन फिर उसी हिसाब से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कौन सा? भारत की, देखो क्या है, भारत की पहली है, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक। कौन सा भैया? AI क्लिनिक है ना, क्या है? एक AI क्लिनिक है, इसका उद्घाटन किया गया और इसके बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। देखो तो पूछा है, यह एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया, यह सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया, यह अपोलो अस्पताल मुंबई में शुरू किया गया, और यह निम्हांस जिसे को हम कहते हैं क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो भैया इसमें सारे स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, यह सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है ना। तो आपसे पूछेगा बताओ AI क्लिनिक, अगर देखो मैं नॉर्मल क्वेश्चन अगर बना के लाता तो आपसे यह पूछता कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, और यही आंसर होता कि भैया इसका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब इसी को थोड़ा सा बना के, इसमें टाइम लगता है बेटा, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ भी हम आपको पढ़ा दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भैया, ये ग्रेटर नोएडा मेडिकल साइंस में शुरू किया गया। अब इसके बारे में जानकारी देखेंगे। देखो आंसर नंबर आपका बी सही हो गया, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में भैया। तो ग्रेटर नोएडा में स्थित सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन ग्रेटर नोएडा ने भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य है गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगाने के लिए AI टूल्स और आनुवांशिक स्क्रीनिंग को जोड़कर स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाना। तो आपसे पूछेगा बताओ, भारत की पहली AI आधारित भैया ये क्लिनिक कहां पर? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। क्लियर है? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उनका किया गया है,
ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। अगर आप समझेंगे तो कल भी आपने समझा होगा, आज भी आपने समझा होगा और बिल्कुल सही अब आपको लगने लगा होगा। बताओ सही लग रहा है नहीं लग रहा है? आप बताएंगे एक बार, बताओ अभी बताओ तुम सब। अब क्लियर है बॉस? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नोएडा, ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलो फटाफट से आगे बढ़ो। तो यहां पर चलेंगे आगे। यह रक्त परीक्षण, इमेजिन स्कैन और आनुवांशिक डेटा जैसे डायग्नोस्टिक इनपुट का विश्लेषण करेगा ताकि कैंसर, हृदय यानी हार्ट और गुर्दा और जिगर जैसी बीमारियों के लिए प्रारंभिक पहचान, निदान और उपचार योजना के समर्थन मिल सके। ठीक है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी लखनऊ जैसे संस्थानों के सहयोग से। ठीक है, कौन कौन से आईआईटीज हैं इसमें? भैया जी आईआईटी कानपुर भैया भी शामिल है, आईआईटी मद्रास भी शामिल है और आईआईटी लखनऊ, है ना, आईआईटी लखनऊ, आईआईटी लखनऊ, लखनऊ में आईआईटी कहां है? ये ट्रिपल आईटी, हाँ सही है, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, हाँ वही मैं सोचूं लखनऊ में कहां है? ट्रिपल आईटी, ठीक है, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी लखनऊ, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास और ट्रिपल आईटी लखनऊ। ओके, इनके सहयोग से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ेंगे बहुत प्यार से। हाल ही में भारत में दूसरी बार कौन सा सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है? कौन सा है? सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है और इसके बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते थे कि भारत में दूसरी बार सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया, इसको कहां पर? सीधा बता देते राजस्थान, असम, कर्नाटक। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया कि यह राजस्थान के रणथंभौर में देखा गया, यह मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, है ना। तो आपको यह भी पता है कि रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान में है भैया। कान्हा कहां है? मध्य प्रदेश में भैया। ठीक है, महाराष्ट्र के ताडोबा अभ्यारण्य में देखा गया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भैया कहां पर देखा गया? ये आपका सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया, यह कर्नाटक के विजयनगर जिले में देखा गया। कहां पर? कर्नाटक के विजयनगर जिले में ये देखा गया। कौन? सैंडलवुड लेपर्ड को। ठीक है, कहां पर देखा गया? सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है कर्नाटक के विजयनगर जिले में। ठीक है, चलो अब आगे इसके बारे में देखो। हाल ही में भारत में दूसरी बार सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया। ठीक है, भारतीय तेंदुए का एक दुर्लभ रंग, कैसा है? भारतीय तेंदुए का एक दुर्लभ रंग पहली बार कर्नाटक के विजयनगर जिले में देखा गया। भारत में इसे पहले केवल एक ही ऐसा तेंदुआ दस्तावेजित किया था, रजिस्टर्ड किया गया था, जो कहां पर? 2021 में, नवंबर 2021 में राजस्थान के भैया राणा कपूर क्षेत्र में था। वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे तेंदुए दक्षिण अफ्रीका में और एक तंजानिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये दूसरी बार देखा गया कहां पर? आपके कर्नाटक के विजयनगर जिले में सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया। कहते हैं ये कहां पर रजिस्टर किए गए हैं, मतलब ये या तो साउथ अफ्रीका में या तो तंजानिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। सैंडलवुड लेपर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ तेंदुए की राजधानी किसे को नामित किया गया? बताएंगे। भारत में तेंदुए की राजधानी किसको नामित किया गया? बताओ फटाफट से भैया। पहला बताया तो कहां पर देखा गया? तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम कमेंट से फुर्सत पा जाओ तो तुमको यह पता चले कि पहला कहां देखा गया। हम सब कुछ बता रहे हैं और तुम्हारा कमेंट आ रहा है कि पहला कहां देखा गया। यार बाबूजी थोड़ा सा तो सुबह मतलब नींद से उठ के पढ़ो भैया। 2021 में राजस्थान के राणा कपूर क्षेत्र में देखा गया था पहला। बाबूजी कम से कम ये तो देखो कि हम पूछ क्या रहे हैं सामने वाले से। नींद से उठ जाइए भैया, है ना। कमेंटबाजी पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, अपने फोन को इस फॉर्मेट में रख लीजिए। अगर आपने इस फॉर्मेट में रखा हुआ है तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हाँ चलो। इस तेंदुए की अनुमानित उम्र, ठीक है, कितनी है? लगभग 6 से 7 साल है और इसे तेंदुआ जनसंख्या अध्ययन के दौरान कैमरा ट्रैप से चित्रित किया गया। चंदन जैसा यह असामान्य रंग हाइपोमेलेनिज्म या एरिथ्मिज्म जैसी आनुवंशिक स्थितियों का परिणाम माना जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ रंग का हल्के लाल गुलाबी कोट में दिखाई देता है, जो चंदन के रंग के समान है और हल्के भूरे रंग के रोसेट के साथ, मतलब बहुत दुर्लभ रंग है इसका। ठीक है, बहुत ही दुर्लभ रंग है, इसलिए इसके बारे में जानकारी हम आपको पढ़ा रहे हैं बस। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन तुम समझ लो, तुम्हारे पेपर में छपेगा और फिर जब तुम्हारे पेपर में छपेगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन याद आएगा। देखो पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से। हाल ही में 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इनमें से बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है ना। पूछा है रिसेंटली 5 कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया। देखो तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होगा। ये देश बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लातविया और लाइबेरिया हैं। इन देशों ने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और सिएरा लियोन की जगह ली है।
लातविया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो इसमें से आपको बताना था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो गलत स्टेटमेंट है इसमें से इनमें से कोई नहीं, यानी सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं बात करूं इसके बारे में, देखो तो इसमें इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2026 से 2 वर्ष की अवधि के लिए, बिल्कुल सही है। ये देश है आपके बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है आपका, लातविया है और लाइबेरिया है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और इन्होंने किसकी जगह ली है वो भी बताया गया है कि इन्होंने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया, सिएरा लियोन की जगह पर ली है। और भैया बात करें लातविया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है। आप सोचो तुम इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में ही सारी चीजें आपको बता दी गई, कौन से देश शामिल हुए, किसकी जगह पर आए, ठीक है, और भैया जी इन्होंने किसका स्थान लिया और कौन पहली बार शामिल हुआ, सारी बातें इसमें से बताएगी। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये पेपर में तुम्हारे छपेगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। चल अब बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली 2 वर्षीय अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है। अभी मैंने बताया ये देश कौन कौन से हैं, ये देश हैं बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया है। लातविया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है, बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने आपको स्टेटमेंट में। इन देशों ने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और लियोन की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया, ठीक है। क्लियर है किनका किनका स्थान। अब देखो ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है, तो आपको देश तो याद रखने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल क्लियर है जी भैया। चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान के द्वारा की जाती है, जिसके लिए 193 सदस्य महासभा में 2/3 बहुमत आवश्यक है। नए सदस्य मौजूदा अस्थायी सदस्यों डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के साथ जुड़े होंगे, जो 2026 के अंत तक सेवा देंगे भैया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किनको मुक्त किया गया है और कौन शामिल हुए हैं। तो कौन शामिल हुए हैं एक बार फिर से देख लो भैया, शामिल हुए हैं आपके कौन, एक बार देखेंगे फटाफट से। शामिल हुए हैं आपके बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया, ये 5 हैं जो शामिल हुए हैं दोस्त, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का अनुबंध किया है भैया, ठीक है। सही कथन आपको चुनना है, ठीक है। क्या है सूर्यास्त्र, क्या है भैया, सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का अनुबंध किया है। और ये क्या है सूर्यास्त्र, तो सूर्यास्त्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो सूर्यास्त्र भैया क्या है, सूर्यास्त्र भारत का पहला, क्या है सूर्यास्त्र भैया, भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या है भैया, लंबी दूरी वाला और पहला स्वदेशी है, फर्स्ट इंडिजीनियस है भैया, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज सिस्टम है आपका सूर्यास्त्र, ठीक है। सूर्यास्त्र आपका, ठीक। देखो भाई सूर्यास्त्र भारत का पहला, भारतीय सेना ने किसको बनाया है सूर्यास्त्र को बनाया है भारतीय सेना, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी कहते हैं। भारतीय सेना ने पुणे स्थित निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ इजराइल के सहयोग से, अब देखो ये भी पूछा जाएगा किसके सहयोग से सूर्यास्त्र को बनाया गया है, सूर्यास्त्र को बनाया गया है इजराइल के सहयोग से भैया, इसके इजराइल के सहयोग से इसको बनाया गया है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, पहला स्वदेशी है, ठीक है। ये क्लियर बातें आपको याद रखनी होंगी। 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की स्ट्राइक क्षमता वाले उन्नत दूरी या उन्नत लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका सूर्यास्त्र, ठीक है। ये आपका इसकी आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का इन्होंने क्या किया है, MOU साइन किया है। आपसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, सूर्यास्त्र क्या है, तो आपका सूर्यास्त्र क्या है, तो आप कहेंगे सूर्यास्त्र आपका एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसको किसकी मदद से भैया, जिसको हमने बनाया है इजराइल की मदद से और भारतीय सेना ने इसको बनाया है। क्लियर है बॉस, बताएंगे एक रॉकेट, हाँ सूर्यास्त्र, ठीक है सूर्यास्त्र। अरे भैया जी इंग्लिश में अगर तुम कुछ भी पढ़ोगे तो सूर्यास्त्र पढ़ो या चाहे सूर्यास्त्र पढ़ो, ठीक है। हाँ ये सूर्यास्त नहीं है, ये सूर्यास्त्र है, बहुत कूटे जाओगे तुम सबके सब, हैं। चलो अब देखो सूर्यास्त्र भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, आपको बता दिया गया है, ठीक है। 150 किलोमीटर सब कुछ पता है ना। अब देखो यहां पर क्या है, इसे एकल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के रॉकेट और मिसाइल एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये बातें बताएगी किसने बनाया है, आप सबको पता है NIBE ने बनाया है इसको, ठीक है, NIBE ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे।
कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? अभी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन ही कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन कर दिया है, लेकिन अब बात आ रही है और किसने? तो आप कहेंगे भैया जी और कौन बना रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा फ्रांस। ठीक है, क्या होगा? फ्रांस होगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है भैया। देखो फिर ई करने लगे ऑप्शन। फ्रांस क्या होगा? फ्रांस इसका आंसर होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, एग्जामिनर जो है वो आपको इनमें से कोई वाला ऑप्शन पूछता है, इसलिए मैंने उसमें कल शामिल किया था। ठीक है, तो फ्रांस बना रहा है इसकी योजना। देखो, फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का और उच्च विद्यालयों में मोबाइल फोन की अनुमति न देने की योजना बना रहा है, जो सितंबर 2026 से लागू होगा भैया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है और दुनिया का यह भैया पहला प्रतिबंध लगाया जो दिसंबर में लागू हो गया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी 16 मतलब वाले बच्चों को लगा ही दिया है। अब फ्रांस कह रहा है तुम सोने 16 में लगाया, मैं क्या करूंगा 15 में लगाऊंगा। ठीक है, मैं 15 वालों के लगा दूंगा बैन। ओके, चलो अगला पूछा है आपसे, रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल द रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 बी हेल्ड रिसेंटली? बताएंगे ये कहां पर होगा? तो रीजनल वाला होगा जयपुर, है ना। अच्छा ये बताओ जयपुर को किस उपनाम से जानते हैं? अगर आपको पता हो तो बताइए, जयपुर को किस उपनाम से जानते हैं? जयपुर को हम किस सिटी के नाम से जानते हैं? तो जयपुर आप कहेंगे भैया इसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं ना, पिंक सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, हवा महल जयपुर में है आपका। ठीक है, और क्या क्या है जयपुर में बताओ? जंतर मंतर भी जयपुर में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, पिंक सिटी, बहुत बढ़िया। कभी समय मिले घूमने का तो जाइएगा। भारत में आयोजित होने वाले इंडिया स्टार्टअप इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, ठीक है, के तहत राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 जनवरी 2026 को जयपुर, यानी आज के दिन, सॉरी कल हो गया। ठीक है, कल ये हो चुका है। ठीक है, तो 6 जनवरी 2026 को जयपुर में किया गया भैया। ठीक है, ये आपका कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया आपका। ठीक है, जयपुर में। यह सम्मेलन राजस्थान डिजीफेस्ट टीटीआई ग्लोबल समिट के साथ आयोजित किया जाएगा। तो कहां पर? राजस्थान के जयपुर में। अगला, एम्स दिल्ली ने किसके सहयोग से आश्रय पहल को शुरू किया है ना? एम्स दिल्ली ने किसके भैया सहयोग से आश्रय पहल को शुरू किया गया है? बताएंगे। एम्स दिल्ली ने किसकी भैया पहल से आश्रय पहल को शुरू किया है? तो आश्रय पहल इन्होंने शुरू किया है भैया किसके सहयोग से? ये किया है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना, इसके सहयोग से किया है। कौन सा? आश्रय पहल है। ठीक है, एम्स दिल्ली ने किया है। देखो भाई क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम एम्स कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से आश्रय नाइट शेल्टर पहल, कौन सी है? आश्रय नाइट शेल्टर पहल को संचालित किया है। उद्देश्य क्या है? मरीजों और उनके साथी लोगों को सुरक्षित आश्रय, आराम और सम्मान प्रदान करना, जो अन्यथा आउट पेशेंट विभाग की सेवाओं के लिए अस्पताल के बाहर रात गुजारते हैं। यह सुविधा मरीजों के परिवारों के लिए निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क आवास, 1500 बेड, भोजन और परिवहन प्रदान करती है। ठीक है, तो किसके लिए होगा भैया? आश्रय पहल। ये आपने, ठीक है, मतलब मैं बात करूं सीआरपीएफ और एम्स दिल्ली ने मिलकर ये चलाया है भैया। ठीक है, चलो विश्व ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व ब्रेल, आप कहेंगे विश्व ब्रेल मनाते हैं हम 4 जनवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं? विश्व ब्रेल मनाते हैं 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल। वर्ड ब्रेल कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। देखो भाई, विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक लुई ब्रेल, किसके? लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर, किसके? लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था और 2026 की थीम सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए रहती है, दिवस आप सबको पता होते हैं, स्टैटिक में आप पढ़ ही लेते हो, बट थीम हर साल बदलती है। तो इस साल की थीम है सुलभ संचार के माध्यम से सशक्तिकरण। क्या है? सुलभ संचार के माध्यम से सशक्तिकरण इसकी थीम है। दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए उन्होंने एक अलग लिपि की विकसित करी और उन्हें भैया ब्रेल लिपि कहा गया। तो हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं भैया। ठीक है, ब्रेल दिवस मनाते हैं, लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 4 जनवरी, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब इसको घोषित किया गया? तो इसको अनाउंसमेंट की गई थी 2018 में। ठीक है, किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ने किया था। ठीक है, 2018 में। ठीक, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा भैया। ठीक है, हाँ, उभरे हुए अक्षर दिखाई देते हैं जिससे वो लोग आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक, चल आगे।
रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? कौन सा? रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है भैया आपका डॉक्टर चंद्रशेखर कांबरा को। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को भैया, ठीक है, कबारा को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा है भैया? रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में। ठीक है, 3 अवार्ड पढ़ेंगे। इसका कौन सा एडिशन है? तीसरा एडिशन का आयोजन कहां पर? दिल्ली, चेन्नई में किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन थे। तो पहला अवार्ड जो मैंने आपको बताया कौन सा? आप कहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये मिला है चंद्रशेखर कबारा को, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा, इन सबको मिला है भैया। और सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन ये इनको। तो इंपॉर्टेंट वाला ये मैंने आपको बता दिया है कौन सा, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, तो इसको आप बिल्कुल, ठीक है, इसको आप महत्वपूर्ण रखेंगे। अगला है गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बताओ पहली बार ऐसा हो रहा है कि कौन सी टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। तो इसमें से पशु टुकड़ी, महिला टुकड़ी, सिग्नल टुकड़ी, इंजीनियर टुकड़ी, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे पशु टुकड़ी। कौन सी रहेगी? पशु, एनिमल आपका कॉन्टिजेंट आपका ये भाग लेगा। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड में दौरान सबसे भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी? तो भारतीय सेना की पशु टुकड़ी इस बार पहली बार भाग ले रही होगी कहां पर? गणतंत्र दिवस परेड में। ठीक है, चलो, पहली बार भारतीय सेना की पशु टुकड़ी है ना, ये 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। यह टुकड़ी जो रिमाउंट और वेटरनरी कॉर्प्स है ना, वेटरनरी कॉर्प्स के अंतर्गत आती है भैया। ठीक है, वेटरनरी कॉर्प्स से ली गई है, जिसमें 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जास्कर पोनी, 4 रैप्टर, 10 भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते और 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल होंगे। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी इस पशु टुकड़ी में क्या क्या होगा? तो पशु टुकड़ी में कौन कौन होंगे? देखो इसमें क्या है, 2 भैया बैक्टीरियन ऊंट होंगे, यानी 2 ऊंट होंगे इसमें। ठीक है, 4 इसमें जास्कर पौनी होंगे, 4 रैप्टर्स होंगे, 10 भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते और 6 कैसे होंगे? 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते, यानी कुत्ते होंगे, ऊंट होंगे, जास्कर होंगे और ना ये सारे इसमें शामिल होंगे भैया। ठीक है, चलो, पहली बार पशु टुकड़ी इसमें भाग ले रही होगी भारतीय सेना की गणतंत्र दिवस की परेड में 2026 में। ठीक, चलो, हाल ही में दूरदराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर? दूरदराज इलाकों में वाटर प्यूरिफायर की मैं बात करूं, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, ये किसने इसको विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है भैया आपका डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है भैया, डीआरडीओ ने। कैसे? डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको किया है दूरदराज पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर। देखो, दूरदराज इलाकों में सैनिकों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को विकसित किया है ना इसको। यह प्रणाली खारे समुद्र पानी और ब्रैकिश पानी के पीने योग्य में बदल सकती है, जो लंबे समय के भैया फील्ड मिशनों के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है, जहां ताजे पानी की पहुंच सीमित या उपलब्ध नहीं होती। इनका कहना है कोई भी जो खारा पानी होगा या जो दूषित पानी होगा कुछ भी, उसको क्या करेंगे? पीने योग्य ये बनाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे ऑपरेशन में जहां पर पानी वगैरह उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला, हाँ, ये कहते हैं जो आपका ये सिस्टम है ये इंजन चलित दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है, जो विभिन्न ऑपरेशनल वातावरण के लिए लचीलापन प्रदान करता है आपका। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ इंपीरियल ईगल कहां पर देखा गया? कौन सा है भैया? हाल ही में दुर्लभ इंपीरियल ईगल को कहां पर देखा गया है? बताएंगे। वेयर वॉज द रेयर इंपीरियल ईगल रिसेंटली साइन? बताएंगे, ये कहां पर इसको साइन किया गया, सिग्नेटेड किया गया, कहां पर इसको देखा गया? बताएंगे। तो ये भैया इंपीरियल देखा गया कहां पर? आप कहेंगे काजीरंगा, मुदुमलाई, रणथंभौर, ये गिर वन्यजीव अभयारण्य। आप कहेंगे इसको देखा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। कहां पर? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब बताओ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है कहां पर? बताइए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? बताएंगे, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? बताओ फटाफट से। चलो, बहुत बढ़िया, मुदुमलाई भैया। देखो, दुर्लभ ईस्टर्न इंपीरियल ईगल एक्विला हेलियाका, कौन से? एक्विला हेलियाका को सर्दियों के प्रवासी मौसम के दौरान कहां पर? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है। यह पक्षी मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य एशिया में प्रजनन करता है, जबकि वे सर्दियों के दौरान अफ्रीका, मध्य पूर्व के साथ साथ दक्षिण और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में भी प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर देखा गया? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में देखा गया है भैया। क्लियर है बॉस? बताएंगे। ओके, चल, अगला है भुगतान नियामक बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी? बताएंगे।
पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली अध्यक्षता किसने करी है? यह करी है संजय मल्होत्रा ने। किसने करी है भैया? संजय मल्होत्रा ने करी है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की अध्यक्षता भैया। ठीक है, देखो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जनवरी को मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड की अपनी पहली बैठक आयोजित करी, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नर कौन है? आप कहेंगे संजय मल्होत्रा है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा? ये बताओ आप, आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा? तो बहुत बढ़िया सा आंसर आया है कि भैया जी ये तो 26 नंबर के हैं। किसके हैं? 26 नंबर के। ठीक है, इस बोर्ड का गठन पेमेंट और सेटलमेंट अधिनियम, किसके भैया? इस बोर्ड का गठन पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम 2007 के संशोधनों के बाद किया गया, जो 9 मई 2025 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, है ना? क्लियर है भाई? बिल्कुल। चलो आगे देखो, बोर्ड ने आरबीआई के भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम विभाग के कार्यों की समीक्षा की है और घरेलू तथा वैश्विक भुगतान प्रणालियों के लिए मुख्य फोकस क्षेत्रों पर चर्चा करी। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट पेमेंट विजन 2028, ठीक है, यह भी प्रस्तुत किया गया आपका। ओके, चलो, वैभव सूर्यवंशी ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज यूथ वनडे अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? Whose record did वैभव सूर्यवंशी recently break to set the record for the fastest youth ODI half सेंचुरी? बताइए। तो इन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने भैया? वैभव सूर्यवंशी ने। और भारत ने अभी एशियन की जो अंडर 19 यूथ सीरीज है वो भी जीती है, किसकी? वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में। ठीक है, चल, वैभव सूर्यवंशी ने भारत अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के बीच, है ना, कहां पर? बेनोनी के बुलमूर पार्क में खेले गए मुकाबले में सबसे तेज यूथ ओडीआई अर्धशतक इन्होंने बनाया 15 गेंदों में। ठीक है, 15 बॉलों में भैया फास्टेस्ट सेंचुरी इन्होंने मारी है। 15 बॉलों में फास्टेस्ट सेंचुरी इन्होंने मार दी है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे यूथ ओडीआई में 24 गेंदों पर 68 रन की पारी खेलते हुए 10 छक्के और 1 चौका इन्होंने मारा। ऋषभ पंत के 18 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप ढाका में नेपाल के खिलाफ इन्होंने बनाया था। तो ऋषभ पंत का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और भैया जी इस समय अगर मैं बात करूं, आपने जितने भी देखे होंगे, है ना, जितने भी मैंने आपको इवेंट बताए होंगे कि सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भैया वन एंड ओनली वैभव सूर्यवंशी का नाम ही चल रहा है, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, चल, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? बताएंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो दूसरा एडिशन भैया ये दीव में। कहां पर? दीव में। ठीक है, दीव। कहां पर? दीव की बात कर रहे हैं। देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 से 10 जनवरी, कब से कब से? 5 से 10 जनवरी 2026 तक दीव में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दीव। पहला वाला कहां पर हो? दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, दोनों हर जगह पर हुआ था पहला वाला। ठीक है, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स में विजेता कौन रहा था? मणिपुर रहा था विजेता। कौन था? पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर विजेता रहा था भैया। इसका प्रतिनिधित्व करने वाले 1300 से अधिक एथलीट्स में हिस्सा लेंगे। ठीक है, 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों। यह पदक स्पर्धाओं में आयोजित होगा, जबकि बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकराव, बीच कबड्डी, बीच पेचक सिला और सब ये आपके खेल होंगे इसमें। तो दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू हो चुका है भैया। ठीक है, पदक आयोजनों के साथ साथ मलखंब और रस्साकशी के दौरान भैया ये भी प्रतियोगिताएं इसमें खेली जाएंगे। ठीक है, तो कहां पर? दीव में होगा। ठीक है, अगला, भारतीय सेना ने 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? बताएंगे। भारतीय सेना ने 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से पढ़ेंगे एक बार। देखो, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? बताएंगे। तो भारतीय सेना ने जो किया है वो क्या है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित का वर्ष। किसका? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित का वर्ष भैया इन्होंने घोषित किया है। नेटवर्क और डेटा केंद्रिता का वर्ष इन्होंने घोषित, किसने? इंडियन आर्मी ने किया है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने। देखो, भारतीय सेना ने वर्ष 2026-27 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष, ठीक है, क्या है भाई? ये आपका इसको घोषित किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कनेक्टिविटी, वास्तविक समय में निर्णय लेने और युद्धक क्षमता को बढ़ाना, ये इसका काम है। संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार सैन्य शक्ति के मूल स्तंभ हैं और नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता आवश्यक क्षमताएं हैं। अब आप एक बार बताएंगे कि आज आपको कल से बेहतर चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? एक बार मैं तुम्हारा थम्स अप चाहूंगा। ठीक है, हाँ बताओ। 2000 बिल्कुल सही है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स था, रक्षा मंत्रालय का वर्ष था, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, चलो आगे चलो। ये आपको मैंने बता रखा है कि आपका एक इंस्टाग्राम पेज है आपका। ठीक है, इंस्टाग्राम एक पेज है आपका जिसको हम RWA करंट दोस्त के नाम से जानते हैं। अभी तो इसमें 77,500 के ऊपर हो चुके हैं। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे ऐसे ही जैसे इसमें लिखा हुआ है RWA, देखो यहां पर लिखा हुआ है _करंट, ठीक है, _दोस्त। तो इसमें भैया अगर आप इस पेज को एक बार विजिट करिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से संबंधित एक भी फालतू का एडवर्टीजमेंट नहीं है,
ना इसमें एक भी फालतू की चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने के संबंधित चीजें इसमें बताई गई हैं। तो आप इससे जरूर जुड़े, ठीक है, इससे जरूर जुड़े। आप ऐसे लिखेंगे और यही पेज, यही रियल पेज है, ठीक है, यही आपका रियल पेज है, ठीक है, जिसमें 77-78 हजार लोग हों, वो रियल पेज है आपका, ठीक है। चलो अब देखो, दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने आपको कहां तक पढ़ा दिए थे और हमने आपके लिए नए और कौन से ऐड किए, देखो, तो हमने आपको 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पढ़ा दिया था, व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, हरित भविष्य के लिए सार्थक जीवन। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल। 2 दिसंबर गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस, यह आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, स्मृतियों का सम्मान, सहनशक्ति को बढ़ावा देना। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस था, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विकलांगता सहयोग समाजों को बढ़ावा देना। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस, थीम है लड़ाकू तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर। 5 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ठीक है, यहां से आपके लिए नए ऐड किए गए हैं, देखना इस बात को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, थीम है हर योगदान मायने रखता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं, क्या मतलब सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य, सभी के लिए एक साथ। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं, थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों में आने वाले मानव अधिकार रक्षकों को सशक्त बनाना। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, मेरी कहानी, संस्कृतियां और विकास। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो ये पूरे सप्ताह हम पढ़ने वाले होंगे इसके आगे से 7 दिसंबर पर। कहां पर? 7 दिसंबर के बाद वाले अब हम कल आपको पढ़ाएंगे। आज मैंने सारा बता दिया, ठीक है, कल मैं आपको 7 दिसंबर के आगे वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बता दिया कि ये मैंने पढ़ा दिया, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन संडे को तो रिवीजन कराता ही हूं, ठीक है। आगे देखो, आ जाओ भाई, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है भैया, ठीक है। एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की है भैया। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे, जिनको हम कहते हैं MM नरवणे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? MM नरवणे कहते हैं। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा, ठीक है, मनोरमा मिश्रा की है संस्कृति के आयाम, ठीक है। अगला, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, यह है MJ अकबर की, ठीक है। तो ये 5 किताबें हैं जो आपको, आज दूसरा दिन हो गया ना आज, है ना, अब आपको जो है कल तो तीसरा हो जाएगा, मंडे को तो नहीं कराया था, ठीक है, बदल देंगे, ठीक है, बदल भी देंगे, ठीक है। चलो, हाँ, किताबों के लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, निश्चिंत रहें, ठीक है। बताओ, किताबों के लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, निश्चिंत रहें आप, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन देखो भाई, 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या हुआ? इस संविधान संशोधन के अधिनियम के दौरान क्या गया? दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कानून हेतु संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। क्या इसको दल बदल कानून भी कहते हैं? क्या कहते हैं? दल बदल कानून निबंध भी कहते हैं, ठीक है, दल बदल कानून, ठीक है। देखो, इस अधिनियम का दूसरा नाम दल बदल विरोधी कानून भी है। क्या है? दल बदल विरोधी कानून भी है। ये तो वही वाला है जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये तो सेम रिपीटेशन है, ठीक है, 52वां ही है आपका। अब चलेंगे हम 53वें पर, ठीक है, किस पर? 53वें पर चलेंगे। देखो, 52वां किससे संबंधित है? दल बदल विरोध से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, किससे? 52वें से। देखो, 53वें में क्या हुआ? 53वें में मिजोरम राज्य को भारतीय संघ का 23वां राज्य बनाया गया, ठीक है। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 की बात कर रहे हैं, 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371G को संविधान में शामिल किया गया 53 में। फिर आपका 55 में क्या हुआ? 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 1986 में भारत का संघ का 24वां राज्य बनाया गया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 56वें में क्या किया गया? 56वां 1987 में हुआ, इसमें क्या हुआ? गोवा को भारतीय संघ के भैया एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है, और वहां पर विधानसभा की व्यवस्था करी गई, ठीक है। आगे, और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रखा गया था, ठीक है। तो ये आपके संविधान संशोधन है। फिर कुछ अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन भैया, एंटोमोलॉजी कीट वैज्ञानिकों का अध्ययन होता है, पिसिकल्चर आपका मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फिशरीज, पोमोलॉजी फलों और कृषि का अध्ययन होता है भैया, और ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि का अध्ययन होता है भैया, ठीक है, सब्जियों की कृषि का अध्ययन होता है। तो ये बातें यहां पर जो आपको मैं पढ़ाता हूं, ये आपकी परीक्षा में एक एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ाई। ये बताओ, कह रहा है ये तो कल भी करा दिया था। अरे बुद्धू महाराज, ये जितना भी पोर्शन होता है वो पूरे सप्ताह चलता है, किताबें और आपके वो बदल जाते हैं। ये पूरे सप्ताह सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, ये नहीं कि आज को आज पढ़ा दिया और कल आपके लिए नहीं कराया। एक चीज मैं बताऊं, कुछ अगर तुम थोड़ा सा मेरे साथ में अगर बताओ तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए राजी हूं, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में।
अगर तुम बताओ तो। स्टैटिक पोर्शन में मेरा मन ये है कि मैं आपको टॉपिक दिया करूं, जैसे मैंने आज आपसे टॉपिक दे दिया कि आपको कल पढ़ के आना है क्या, शास्त्रीय नृत्य। क्या पढ़ के आना है? शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य पढ़ के आना है, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोल दूं, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। और फिर मैं क्या करूंगा कि डेली मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और फिर आपको उसी के 10 क्वेश्चन यहां पर मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट लगेगा। बताओ, 2 से 3 मिनट लगेगा इतना करने में। मैंने टॉपिक आपको बता दिया कि कल शास्त्रीय नृत्य पढ़ना है, ऐसे मैं बता रहा हूं, अभी जब करेंगे तो बता देंगे, ठीक है। और उसके जस्ट बाद इसी में मतलब वो क्या होगा, जो साथी करंट अफेयर्स पढ़ चुके होंगे उनके लिए नहीं होगा। जैसे नहीं बोलते कि करंट अफेयर्स की क्लास को लंबी क्यों करते हो, तो करंट अफेयर्स की क्लास लंबी नहीं होती, करंट अफेयर्स आपका हो जाता है। उसके बाद जिसको स्टैटिक का रिवीजन करना है उनके लिए क्लास होगी, ठीक है। तो बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसको शुरू करूंगा, ठीक है। मतलब टॉपिक मैं बताया करूंगा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कल आपको स्पोर्ट्स से संबंधित पढ़ के आना है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि कल स्पोर्ट्स से संबंधित शब्दावली पढ़ के आना है, स्पोर्ट्स से संबंधित शब्दावली पढ़ के आना है, तो आप शब्दावली पढ़ के आए। उसके बाद मैंने पूछ लिया यहां पर 10 क्वेश्चन मुश्किल से, बस सिर्फ टिक लगाऊंगा फटाफट से, बस ये करने वाले हैं। तो वो उनके लिए होगा जो बाद में रुकते हैं उनके लिए, ठीक है। चलो आ जाओ। आईआरसी इंटरनेट रिले चैट होता है, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, नेट नेटवर्क एड्रेस आपके फुल फॉर्म्स हैं जो पूरे सप्ताह हम पढ़ने वाले हैं आपके, ठीक है। चलो फटाफट से 15 अक्टूबर का वन लाइनर रिवीजन कर लो एक बार। देखो, केंद्र सरकार ने किस नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो 1856 मेगावाट ये चेनाब को दी। किसको दी भैया? चेनाब को दी भैया। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन ने किस लुप्तप्राय जीव को न्यूनतम चिंताजनक में अपग्रेड किया है? हरे समुद्री कछुए को। किसको? हरे समुद्री कछुए को इन्होंने न्यूनतम चिंताजनक में अपग्रेड किया है भैया, ठीक है। अगला, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश बना है मालदीव। मालदीव बना है, जो मतलब अगर आपको एचआईवी, हेपेटाइटिस बी वगैरह है तो ये बच्चे से मां में कन्वर्ट नहीं होगा। गूगल एआई हब कहां पर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो गूगल एआई हब आपका विशाखापत्तनम में। कहां पर? विशाखापत्तनम में। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो ये आपका साउदर्न रिज को, यानी दक्षिणी रिज को किया है। माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक का वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक का वरिष्ठ सलाहकार आपका ऋषि सुनक को किया गया। किसको? ऋषि सुनक को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह है सोनाली सेन गुप्ता है भैया, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि का परीक्षण कौन करेगा? यह करेगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर कैंसर जागरूकता माह 2025 किस थीम के तहत मनाया जा रहा है? यह मनाया जा रहा है हर कहानी अनूठी है, हर यात्रा मायने रखती है आपकी। राम मोहन नायडू ने किसकी फेयर से फुर्सत पहल का उद्घाटन किया है? तो भैया अलायंस एयर की, ठीक है, एलायंस एयर की भैया इन्होंने किया है। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह मिशन दृष्टि, ये भैया गैलेक्सी एआई को। किसको? गैलेक्सी एआई को भैया। विश्व मानक दिवस कब मनाएगा? विश्व मानक दिवस है ना 14 अक्टूबर। फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से यह भैया किया गया टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। तो ये आपका पिछला भी रिवीजन हुआ, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर क्लास में रुक के वेट करके जाओ तो मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब पिछली क्लासेस का आप रिवीजन करते होगे, है ना। तो उस क्लास में एक एक क्लास का भी रिवीजन यहां पर कराता हूं। फिर जब इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं तो इनकी एक स्पेशल क्लास भी लेकर आ जाता हूं। तो मतलब सब कुछ होता है आपके लिए, ठीक है, सब कुछ होता है आपके लिए। चलो अब आज का रिवीजन करेंगे 7 जनवरी 2026, ठीक है, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। चलो, किस देश के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा ने जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बताएंगे। अब आपका नंबर है भाई, बताओ, अब आपका नंबर है। उधर स्टैटिक वाले पोर्शन पर विचार करना, ठीक है। नहीं अभी नहीं शुरू करेंगे, अभी आज आपके कमेंट देखेंगे कि आप कितना एग्री हैं, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी उस चीज को नहीं शुरू करेंगे। और हर टॉपिक आप सोचो अगर मैं आपको 30 दिन में कराऊं तो लगभग आपके टॉपिक रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि जैसे शास्त्रीय नृत्य आज बता दिया तो आज ही उसके 10 क्वेश्चन कराए, सिर्फ उसके क्वेश्चन मतलब जब तक खत्म नहीं होंगे ना तब तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करने वाले कुछ बेहतर आपके लिए, ओके। चलो, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, मनोज कोठारी का संबंध किससे है? मनोज कोठारी बताएंगे। मनोज कोठारी, ठीक है, हाँ, मनोज कोठारी।
मनोज कोठारी का संबंध भैया बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स से है मनोज कोठारी का संबंध। पर्यावरण मंत्रालय ने कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। सही कथन को आपको चुनना है, बताएं। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सही कथन आपको चुनना है, बताएंगे। सही कथन आपको चुनना है। तो हमने आपको बताया यह परियोजना लोहित नदी पर बनेगी। किस पर बनेगी? लोहित नदी पर यह परियोजना बनाई जाएगी, ठीक है। किस पर बनेगी? लोहित नदी पर बनाई जाएगी आपकी परियोजना। भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन। कैसी है? पहली सरकारी अस्पताल एआई आधारित। ये कहां पर? यहां ग्रेटर नोएडा में। कहां पर बनेगा? ग्रेटर नोएडा में बन रहा होगा भैया। दूसरी बात, सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया। इसको बारे में सही कथन आपको बताना है। सैंडलवुड लेपर्ड ये कहां पर देखा गया, बताएंगे। सैंडलवुड लेपर्ड ये देखा गया कर्नाटक के विजयनगर जिले में। कहां पर? कर्नाटक के विजयनगर जिले में इसको देखा गया है। क्या बात है? कमेंट नहीं आ रहे हैं आप सभी के, आंसर करते रहिए भैया, बताएंगे। आंसर करते रहिए बॉस। 5वें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर सदस्य के रूप में चुने गए हैं। गलत कथन आपको बताना है। गलत कथन इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी गलत कथन नहीं है इसमें से, यानी इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे इसमें सही के सही स्टेटमेंट है। लातविया पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है। कोलंबिया, बहरीन, कांगो ये भैया राज्य हैं आपके और इन्होंने इनका स्थान लिया है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं बॉस। सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का अनुबंध किया गया है। इसके लिए सही कथन आपको चुनना है, ठीक है। ये क्या है भैया? तो आप कहेंगे सूर्यास्त्र क्या है भैया? सूर्यास्त्र भारत का पहला क्या है? भारत का पहला है आपका स्वदेशी सटीक कम दूरी वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका सूर्यास्त्र, ठीक है। अगला बताओ। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर भैया प्लेटफॉर्म पर बैन कौन लगाने की योजना बना रहा है? तो फ्रांस लगा रहा है बैन। किसकी? फ्रांस लगा रहा है बैन, ठीक है। फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस इसमें बैन लगा रहा है भैया। रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो रीजनल वाला होगा आपका जयपुर में। कहां पर? जयपुर राजस्थान में। कहां पर? जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। एम्स दिल्ली ने किसके सहयोग से आश्रय पहल को शुरू किया है? तो एम्स दिल्ली ने सीआरपीएफ के सहयोग से आश्रय पहल भैया, आश्रय पहल, सीआरपीएफ के सहयोग से आश्रय पहल को शुरू किया है, ठीक है। कुछ गलत हुआ क्या? कुछ गलत हुआ क्या? 7 का सी का है ना भैया? सही तो है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका पहला स्वदेशी सटीक, यही तो है सही। कहां पर सही बता रहे हो आप? बी सही तो है आपका, 7 का डी। ओहो हो सही कह रहे हो सर, सर ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये भैया भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी वाला, हाँ हाँ, कम दूरी वाला नहीं, सही कर, कम दूरी वाला नहीं है ये भैया, लंबी दूरी वाला है, ठीक है। देखो हुआ गड़बड़, हो गई ललोचा, इसे कहते हैं। देखो कम दूरी का नहीं है ना, लॉन्ग रेंज है भैया, मल्टी कैलिबर है आपका। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस, लव यू। चलो अगला, एम्स दिल्ली हो गया। आगे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? विश्व ब्रेल 4 जनवरी, कब? 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबरा को, ठीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबरा को मिला है भैया। अगला, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? तो ये टुकड़ी है आपकी पशु टुकड़ी, है ना, पशु टुकड़ी। आप ये क्या करेगी? पशु टुकड़ी मार्च करेगी आपकी, ठीक है। दूर दराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? बताएंगे। पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो सॉरी, ये डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। दुर्लभ इंपीरियल ईगल को कहां पर देखा गया है? दुर्लभ जो है इंपीरियल ईगल को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है बॉस। भुगतान नियामक बोर्ड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? ये करी है भैया, ठीक है। ये आपका संजय मल्होत्रा ने। किसने? संजय मल्होत्रा ने करी है, ठीक है। अगला, वैभव सूर्यवंशी ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज यूथ वनडे अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? यह हुआ है दीव में। कहां पर? दीव में शुरू हुआ है, ठीक है। दीव में शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? तो भारतीय सेना ने किया है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष भैया इन्होंने घोषित किया है, ठीक है। तो ये आपके पूरे 19 क्वेश्चन थे जिसको मैंने रिवीजन करा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको
अब कल से बेहतर लगी होंगी सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि कथन वाले भी हमने पढ़े और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पढ़े। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चीजें अब आपके लिए बेहतरीन हुई हैं कि नहीं हुई, एक बार बिल्कुल, ठीक है। और सुनो, जो मैं आपसे बता रहा हूं स्टैटिक वाले पोर्शन के लिए, ठीक है, तो स्टैटिक वाला पोर्शन भी शुरू करेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव या करंट अफेयर्स भी शुरू करेंगे। जैसे मैं आपसे बता दिया करूंगा कि कल आपको सारी नियुक्तियां पढ़ के आनी है, ठीक है, तो नियुक्तियों से 10 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले दिन फिर नियुक्तियों से 10 क्वेश्चन होंगे, अगले दिन फिर पुरस्कार से क्वेश्चन होंगे, तो करंट और स्टैटिक मिक्स चलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या इस प्रोसेस को शुरू करें? मतलब देखो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको करंट अफेयर्स पढ़ना है वो स्टार्टिंग के 35-40 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ के जा सकते हैं। ये उनके लिए होगा जिनको रिवीजन करना होगा कि हाँ, मान लो हम 10-10 क्वेश्चन डेली अगर रिवाइज करें तो 30 दिन में हम 300 क्वेश्चन रिवाइज कर सकेंगे, ये उनके लिए, ठीक है। बाकी थैंक यू है, नमस्ते, जय हिंद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है भैया। और मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। शाम को एक क्विज में कराता हूं यूपी होमगार्ड के लिए, तो उसके लिए भी जुड़ जाइएगा, अगर जुड़ना हो तो रात में 8 बजे, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, लव यू, बाय बाय, ऑल ऑफ टेक केयर।